हेलो बच्चों बच्चों आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं ट्वेल्थ क्लास का। वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। बच्चों लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, आप देख लेना। लेक्चर 6 में जो नया टॉपिक है उसका नाम है क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। शाबाश, अपनी कॉपी में हेडिंग डालो म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में मैंने बताया था ना बहुत अच्छे से। लेक्चर नंबर 5 देखना, सेल्फ इंडक्टेंस क्या बताया था। सुनो, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है बेटा? म्यूचुअल का मतलब होता है कि जहां दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं उनको हम म्यूचुअल बोलते हैं। ठीक है, हम करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब यही हुआ ना कि उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कि म्यूचुअल टर्म जो जुड़ी है ना बच्चों, वो किससे जुड़ी है? दो कोयल से। अगर बच्चों मान लिया एक सिंपल कोयल है ये, ठीक है ना, सुनना, और इसके पास में कोई दूसरी कोयल है बेटा, ए मान लिया मैं डॉटेड वाली है दूसरी कोयल है जो इसके ऊपर मैंने वाउंड कर रखी है। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने इसको जूम करके दिखा रखा है अलग अलग, लेकिन ये बहुत क्लोजली वाउंड है। मतलब समझना, मैं भी बताऊंगा क्लोजली वाउंड का पैरामीटर क्या है। ये मान लिया बच्चों दूसरी कोयल है जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाई है, दिखा सकते हैं। अब सुनना, अब यहां पे मान लिया ये कोयल है, इसको नाम दे दो प्राइमरी। कुछ नाम तो देना पड़ेगा बेटा, दो कोयल है तो एक इसका नाम है प्राइमरी कोयल और इसका नाम है सेकेंडरी कोयल। सुनना, ठीक है सर, नाम तो नाम ही होता है, सेकेंडरी कोयल प्राइमरी कोयल, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे? सिंपल, मान लिया ये दोनों क्लोजली बाउंड हैं, इनकी दोनों की लेंथ एल है, मान लिया इकट्ठा है, कंबाइन इन दोनों की लेंथ एल है, ठीक है। होगा क्या यहां? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने वाली है वो क्या है बच्चों, जब यहां पे एक कोयल और दूसरी कोयल आपस में इतनी क्लोजली बाउंड है ना, तो अगर मैं एक कोयल को करंट दे दूं ना, मान लिया बेटा मैंने एक कोयल को दे दिया प्राइमरी कोयल को, ध्यान से देखना, मैंने प्राइमरी कोयल को करंट दिया, तो उस प्राइमरी कोयल के करंट देने की वजह से हुआ क्या बेटा? इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करना शुरू करेगी। आपको पता है ना कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड यानी कि करंट इन ए प्राइमरी कोयल, लिखते चलना, करंट इन ए प्राइमरी कोयल, करंट गिवन टू, दिया है ना, करंट गिवन टू दी प्राइमरी कोयल, ठीक है। ये मैंने बेटा बोल दिया आपको आईपी, यानी कि प्राइमरी कोयल में जो करंट दिया वो आईपी, और उस प्राइमरी करंट से होगा क्या बेटा? इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाना शुरू होगी। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा हुआ, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड इन दी प्राइमरी कोयल, जो सॉलिड लाइन है प्राइमरी है बेटा, तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इन दी प्राइमरी कोयल? ध्यान से देखो, ये कितना होगा? म्यू नॉट। वेरी गुड, अगर वैक्यूम है तो क्लियर है ना, वैक्यूम है तो मीडियम है तो म्यू एम आ जाएगा। लास्ट केस देखना, मैंने सेल्फ इंडक्टेंस में ही बताया था, म्यू नॉट एन, नंबर ऑफ टर्न्स कौन से लोगे? प्राइमरी वाले, कि कितने टर्न्स हैं, ये मान लिया बेटा एनपी, लिख लो एनपी का मतलब यहां अगर यूज करूंगा तो ये यूज करूंगा नंबर ऑफ टर्न्स। सब कुछ प्राइमरी का होगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में निकालना है, करंट भी प्राइमरी को दिया है, तो इसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस जाएंगी बेटा? तो ये वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी कोयल, प्राइमरी कोयल, तो इसको एनपी लिख लो ना, और म्यू नोट एन पी बाई में एल, एल दोनों के क्लोजली बाउंड हैं, तो मैं कह सकता हूं बेटा कि ये लंबाई दोनों की एल एल मान ली, ठीक है, इकट्ठा है कंबाइंड, और ये आई इंटू पी, ठीक है। ये स्मॉल एन इंटू एल को हम ये स्मॉल एन लिख सकते हो ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपको सोलेनोइड का पता, म्यू नोट एन आई फॉर्मूला होता है ना, तो वहीं से मैंने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिया। अब अगला पॉइंट बेटा, एक बात समझना, सेकेंडरी वाली ये नहीं कहेगी, सुनो, सेकेंडरी वाली ये नहीं कहेगी जो डॉटेड वाली है, ये लाइन तो मेरे अंदर से भी जा रही है, समझना, क्योंकि इसके ऊपर से तो बाउंड है ना, ये मतलब दे आर क्लोजली बाउंड, दे आर क्लोजली बाउंड, तो मतलब प्राइमरी के अंदर से जो मैग्नेटिक लाइंस गई है, सेकेंडरी वाला भी तो, डॉटेड वाला भी तो बोलेगा कि ये मेरे अंदर से भी है ये, तो इसका मतलब एक बात समझने वाली है,
अगर दो कोयल क्लोजली बाउंड हैं तो वो एक दूसरे में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेंगी, तो इसका वो क्या रिजल्ट देगा, ये आपस में करंट प्राइमरी को दिया, सेकेंडरी के अंदर से सेकेंडरी कह रहा है ये फ्लक्स जो प्राइमरी में से पास हो रही है वो मेरे अंदर से भी पास हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि प्राइमरी के अंदर से भी वही मैग्नेटिक फ्लक्स पास होंगी। ध्यान से सुनना, और जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चेंज हुई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई जो प्राइमरी में से गई वो सेकेंडरी में से भी गई सारी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स तो सेकेंडरी के अंदर से भी बदली है ये। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलती है तो फैराडे ने क्या बताया था बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। समझ में आए भाई, यही तो बात बताई थी ना, जो ई होता है क्या होता है बच्चों, माइनस डी फाई बाई डी टी। ध्यान से सुनना, अब बात ये आती है, देखो सिंपल बात कि भाई फ्लक्स तो मैंने प्राइमरी को दी, मैंने कहा था मैंने तो प्राइमरी को दी है, सेकेंडरी तो तुम तो इसके ऊपर से बाउंड हो, क्लोजली बाउंड हो, तो इसका मतलब आपसे भी चली गई है, तो इसका मतलब फ्लक्स तो दी प्राइमरी को बच्चों, और ईएमएफ किस में पैदा होगी, सेकेंडरी में, क्योंकि बेटा वही फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी के अंदर से भी पास हो रही है। क्लियर है ना, तो इसका मतलब जो ईएस होगा वो डी आई फी बाई डी टी होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि करंट फ्लक्स चेंज प्राइमरी को इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में पैदा हुई बच्चों, सेकेंडरी के अंदर। ये बात समझ में आई ना, अगला पॉइंट समझो सर, ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। अब आपको पता है ना फाई क्या होता है, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस फ्लक्स के फॉर्मूले को यहां पे रिप्लेस कर दूं फ्लक्स का फॉर्मूला तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है बताओ, फाई पी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कोस थीटा। ध्यान से देखना, ठीक है। और जब एक बात बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन सी कोयल का लोगे बताओ, प्राइमरी का, और एरिया भी किसका लोगे, प्राइमरी का। क्लियर, यही बात हुआ ना, तो मतलब मैं एक क्लोजली बाउंड है ना, तो दोनों के एरिया को मैं इक्वल मान लेता हूं कि ये एरिया, और ये मैंने बड़ा करके दिखाया है लेकिन इतना गैप नहीं है बेटा, ये बहुत क्लोजली बाउंड है दूसरे के साथ, मैंने इतना इतना गैप दिखा दिया, तो लेकिन एपी और सेकेंडरी का एरिया बेटा मैं इसको इन दोनों को ए मान लेता हूं। अगर क्लोजली बाउंड है तो दो कोयल आपस में अलग अलग भी ले सकते हो, क्लोजली बाउंड है तो। अब सुनो, अब एरिया को मैंने ए मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड किसका लोगे, प्राइमरी वाला, क्योंकि करंट तो प्राइमरी में दिया है। अब होगा क्या, जब इस फॉर्मूले थीटा, देखो थीटा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया, एरिया ऐसे है ना कोयल, तो एरिया वेक्टर भी उधर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उधर, तो इसका मतलब थीटा कितने डिग्री, 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर बच्चों पुट करोगे तो प्राइमरी कोयल के अंदर से जो फ्लक्स जाएंगी वो जाएंगी बी प्राइमरी करंट इनटू में ए, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बेटा प्राइमरी वाला, इसको पुट कर लो, तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड पुट करने के बाद रिजल्ट आया म्यू नॉट एनपी आई पी अपॉन एल इंटू ए। क्लियर बात है ना। अब सुनो, ये रिजल्ट आया मेरे पास बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का जो प्राइमरी के अंदर से जा रही है, लेकिन सेकेंडरी उसके ऊपर से है, तो वो कहेगी तो मेरे अंदर से भी है, तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज प्राइमरी में करी हमने, करी फ्लक्स चेंज प्राइमरी में, और बेटा वो सेकेंडरी में भी पास होगी, और उसकी वजह से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी सेकेंडरी कोयल में। इसी को म्यूचुअल बोलते हैं कि फ्लक्स चेंज किसी में कर रहे हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी में पैदा हो रही है। क्लियर बात है, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, इंड्यूस्ड E is equal to d phi p by dt। इस रिलेशन को इंपॉर्टेंट समझना। क्लियर है बेटा। अब मुझे बताओ मैं इसमें क्या रिलेशन बनाना चाह रहा हूं, वो देखो ES है ना, जो ES है, इस ES को इज इक्वल टू माइनस, इस फॉर्मूले को यहां पे पुट कर दो ना, तो क्या बनेगा d बाई डी टी म्यू नॉट NP IP ए अपॉन एल। बिल्कुल ठीक बात है सर, मैंने क्या किया बच्चों, ये फ्लक्स चेंज का डीआईपी का फॉर्मूला इस इक्वेशन से उठाया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो बच्चों, यहाँ पे रिप्लेस किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया ना। अच्छे से नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस चीज का। अब अगला पॉइंट क्या है जो समझने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा मैं यहां से रब कर रहा हूं, मैं यहां नोट करूंगा क्योंकि जगह कम है। ES इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। अब देखो म्यू नोट भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में फिक्स कर दिए, एरिया भी फिक्स कर दिया, स्टार्टिंग में लेंथ भी फिक्स किया, लेकिन करंट तो मैं चेंज कर रहा हूं ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है, करंट तो प्राइमरी में मैंने दिया है तो इसका उसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं। क्लियर है ना, मतलब 0 से IP तक लेके गया हूं, तो इसमें फैक्टर कौन सा है बताओ,
एकदम तो दिया नहीं जा सकता, करंट धीरे धीरे तो बढ़ता है ना, तो इसका मतलब इसमें जो प्राइमरी करंट है वही तो दिया है ना, वही तो चेंज हो रहा है ना बेटा, तो इसका मतलब चेंज को अंदर रखो, कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो रिजल्ट क्या आ गया बताओ, म्यू नॉट माइनस साइन एनपी ए एल, अंदर क्या बच गया, डी बाई डी टी आई पी। ध्यान से देखना, लेकिन बच्चों एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आई है ये एक कोयल के अकॉर्डिंग है, मतलब मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा हुई है वो हर कोयल में पैदा होगी ना बेटा, इसकी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यहाँ पे ना एक टर्न्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या, सेकेंडरी टर्न्स एनएस, तो मतलब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई है सेकेंडरी में, ये एक टर्न में यहाँ पैदा हो जाएगी बेटा एक कोयल में। अब बात आती है इसमें कोयल एक और है, तो इसका मतलब टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने पैदा होगी वहां पे, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर एन, देखो बेटा इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर एन एस, क्लियर है ना, एनएस क्या मान लिया, सेकेंडरी के टर्न्स, लिख लो यहाँ पे एनएस जो मान लिए बेटा सेकेंडरी के टर्न्स मान लिए, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल। अब बात आती है सर ठीक है, इसका मतलब आपने एनएस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे इस फैक्टर को, हाँ यहाँ पे एनएस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी पैदा होगी एनएस टर्न के अंदर बेटा सेकेंडरी कोयल के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखो, जल्दी साथ साथ नोट करते चलना, अभी जगह नहीं है इसलिए साथ साथ में नोट करो। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला कितना आ गया बेटा, ईएस इज इक्वल टू म्यू नॉट एनपी एनएस साइन बार माइनस था ए अपॉन एल इंटू डी आई पी बाई डी टी, क्लियर है ना, यहां से सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, समझते रहना बेटा। जो ये वैल्यू है ना, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, और इसको पता है क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ध्यान से सुनना, जो ये है ना नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, उनका एरिया अपॉन उसकी सोलेनोइड की लंबाई इनटू म्यू नॉट, तो ये जो रेशियो है ना ये पूरी चीज, तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस कांस्टेंट का नाम को एम बोलते हैं, एम, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्लियर है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो m है ना, इसको यहां रिप्लेस करने के बाद है ना, अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कोयल, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करके यहां तक लिख के आना पड़ेगा, और m की वैल्यू क्या होगी, यहां तक लिखोगे, n की वैल्यू है np ns a अपॉन L, that is mutual inductance between two coil, क्लियर बात है ना। अब इसकी डेफिनेशन भी बनेगी, देखो यहीं से ही, इसकी डेफिनेशन भी मैं यहीं से बना दूंगा, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो क्या बनेगा, इसको M बोलोगे ना, तो ES कितना आ गया, ES आ गया बच्चों माइनस का M DIP बाई DT, और बेटा यहाँ M को मैं अलग कर लेता हूं, तो मेरा रिजल्ट आ गया ES अपॉन माइनस DIP बाई dt। देखना बच्चों, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं कि भाई प्राइमरी कोयल में करंट चेंज होने की वजह से सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी उनका जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे उनके बीच की म्यूचुअल इंडक्टेंस। याद रखना बच्चों, जैसे सेल्फ तो एक ही कोयल में था ना, म्यूचुअल के लिए दो कोयल यूज करनी पड़ेगी, करंट चेंज तो प्राइमरी में करना पड़ेगा, इसको करंट दे दिया बेटा, और इसमें क्या पैदा होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो डॉटेड लाइन है सेकेंडरी वाली, तो इसका मतलब सेकेंडरी में जो ईएमएफ पैदा होगी उनका रेशियो को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। लिख लोगे डेफिनेशन ना, यानी कि इट इज अ रेशियो ऑफ ए induced EMF produced in secondary coil by per unit rate of change of a current in primary coil। क्लियर बात है ना, तो लो मैं लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा बेटा देख लेना, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कोयल बाय पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन, कौन सी कोयल में, डीआईपी बाई डीटी, इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी कोयल। बात समझ में आ गई ना,
यस, बिल्कुल ठीक बात है, यही है। आपको इंड्यूस्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना तो ये डेरिवेशन डेफिनेशन लिखनी है, तो ये वैल्यू आ गई ES अपॉन DIP/dt। सर ये वापिस भी ऐसा भी हो सकता है क्या, करंट सेकेंडरी को दे, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी में पैदा हो, बिल्कुल। तब क्या लिखोगे, यहाँ EP आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा DIS/dt, लेकिन इस फैक्टर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ये फैक्टर बिल्कुल सेम आएगा, चाहे निकाल के देख लेना। करंट किसको देना बच्चों बताओ, सेकेंडरी को। इसको मैं करंट दे लो चाहे सेकेंडरी वाला, और इसको यहाँ पे करंट मत देना। और सिंपल इसके अंदर से फ्लक्स पास होंगी तो वो उसमें से भी जाएंगी, क्योंकि क्लोजली बाउंड है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब सर आप क्लोजली, बार बार क्लोजली वर्ड यूज कर, हमें क्या पता कितनी कोई क्लोज है। बेटा याद रखना, क्लोजली बाउंड के लिए एक पैरामीटर है। क्या पैरामीटर है, मैं आप लोगों को उसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, कि कितना आपस में टाइटली बाउंड है दो कोयल। तो कपलिंग कांस्टेंट हमें ये बताएगा कि भाई ये कितना टाइटली बाउंड है दो कोयल आपस में। तो उसके ऊपर लिखा होता है इतना कपलिंग कांस्टेंट है, तो समझ जाना अच्छा इतनी क्लोजली बाउंड है ये दोनों कोयल आपस में। तो कपलिंग कांस्टेंट को हम बस इसीलिए वो पैरामीटर आता है कि आप लोगों को एक क्लोजली बाउंड जो कोयल है, क्लोजली बाउंड का एक फर्क पड़ता है बेटो। ट्रांसफार्मर में एप्लीकेशन करवाऊंगा ना, तो ट्रांसफार्मर में आप ये कहोगे हाँ सर क्लोजली बाउंड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले ऐसा नहीं है दूर दूर कोयल रख दी और म्यूचुअल इंडक्टेंस देखने लग गए, नहीं ये वाली कोयल तो बहुत दूर दूर है, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल इंडक्टेंस कम आएगा बेटा यहाँ पे। तो कपलिंग कांस्टेंट जो है ना, कपलिंग कांस्टेंट को के बोलते हैं। इसमें पता चलेगा कौन के, तो ये क्लोजली बाउंड को जो कांस्टेंट दिखाता है, यानी कि इट इज कांस्टेंट वी डिफाइन द क्लोजनेस ऑफ टू कोयल बेटा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन रूट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बेटा याद रखना, अगर दो कोयल है आपस में, देखो, और दो कोयल आपस में, ये प्राइमरी है सेकेंडरी, इनके बीच में गैप है ना, तो इनका कपलिंग कांस्टेंट कम आएगा, ठीक है। लेकिन जे इनमें थोड़ा सा और ज्यादा आएगा, क्योंकि देखो बेटा अब ये गैप खत्म होगा ना, बिल्कुल देखो दो कोयल, और बेटा अगर मैं इन्हीं का कहूं, इन्हीं के ऊपर बाउंड है, समझो इसका कपलिंग कांस्टेंट क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। तो क्योंकि इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा है, M ज्यादा होगा। और L1 L2 क्या है, इन दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस। याद रखना बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस लास्ट टाइम बता चुका हूं, देख लेना L1 L2। तो सेल्फ इंडक्टेंस दोनों का, और ये रेशियो रूट, तो इसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। कौन कितनी कोयल क्लोजली बाउंड है, कर लोगे ना ये बात है। और के की वैल्यू कभी एक से छोटी पॉसिबल है नहीं है, याद रखना बच्चों, एक से बड़ी मिलेगी, एंड की क्लोजनेस तो आएगी ही। क्लियर है ना, वो अलग बात है चाहे कितना भी दूर रखा हो, म्यूचुअल तो होगा। क्लियर है ना, तो ये चीज आपको अपने माइंड में याद रखनी है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसफार्मर। याद रखना, ट्रांसफार्मर पढ़ना है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई करंट चेंज किसी में दोगे, ईएमएफ किसी में निकलेगी, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, बैटरी किसी में बनेगी जाके, कौन सी बैटरी, रोकने वाली बैटरी जो चेंज को रोकती है। क्लियर है ना, क्योंकि यही तो बात हुआ ना कि ईएमएफ क्यों पैदा होती है, ईएमएफ होती है चेंज को रोकने से के लिए। क्लियर है ना, तो उस चेंज को रोकेगी वो। तो कहीं ना कहीं आपको ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से करना है। क्लियर है ना, अगला जो टॉपिक लेके आएंगे बच्चों वो ट्रांसफार्मर पे लेके आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना, इससे मोटिवेशन मिलता है। ओके बच्चों।